ओके, हम लोग अभी अलजेब्रा का एक चैप्टर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे सब। अच्छा, डिस्कशन करेंगे तो इम्पोर्टेंट ये है कभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं या भविष्य में जो भी प्रोवाइड करेंगे तो सब किस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया हूँ 3 पार्ट में, 3 पार्ट से गुजरूंगा। और अगर मैं दावा है, मेरा प्रॉमिस करता हूँ कि जो ये मेरा वीडियो देखोगे 100% अच्छी तरह से कंप्लीट करवा के दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, आपसे मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं IIT मेंस एडवांस का सबका क्रैक होगा, मेरा प्रॉमिस है। बशर्ते आप ईमानदारी से कंप्लीट करोगे मेरे साथ चैप्टर तब। अच्छा, हमने क्या डिसाइड किया, कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ उसके बारे में पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला मैंने सोचा हूँ कि भाई बेसिक के ऊपर हम लोग को क्लियरिटी लाना है। बेसिक क्लियरिटी आ जाएगा जो बच्चे 10th पास आउट करने के बाद हमारा वीडियो देख रहे हो पहली बार, तो भाई वो तो एक डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें दिक्कत होगा। इसलिए मैंने सोचा हूँ कि पहले बेसिक में एकदम थोड़ा अच्छी तरह से क्लियरिटी लाना है हमें। और जो बच्चा 12th टारगेट बैच में हो, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो दोबारा IIT JEE के लिए एक साथ ड्रॉप पर, है ना, या वैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज आना ही चाहिए। उसके लिए पहला वीडियो का पार्ट। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग कौन सा उठाऊंगा, किस लेवल का उठाऊंगा, तो ये एवरेज लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे। अच्छा, इस एवरेज लेवल पर हम लोग सीखेंगे क्या, टैकल करने के लिए कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, सामना कैसे करना, क्या सोचना है, कैसे ऑब्जर्व करना, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे आसानी से। अच्छा, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का भी यूज होगा, प्रॉपर्टीज, है ना। अब थर्ड क्या करना है, तो IIT एडवांस का ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको बेसिक कंप्लीट रहेगा तो टैकल करने के लिए सीखेंगे, यही इसको सॉल्व आउट करने के लिए सिखाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें हर एक क्वेश्चन हम लोग IIT का ही करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिटिकल टाइप का जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। चलिए, हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने के लिए चालू कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये बात है भाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं IIT के लिए पढ़ने के, उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए हैं। तो इसके बारे में पहले बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। बेसिक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे क्या हम लोग सोचें, कैसे क्या आया मार्केट में। हाँ, तो मार्केट में आने के पहले देखो रीजन क्या था, इसको मार्केट में स्पेशल क्यों बनाया गया, ये चैप्टर को मार्केट में क्यों आया वो बता रहे हैं। कि जब हम लोग 9th-10th में थे तो है ना, अंदर लिखा हुआ था -4, तो बोलते थे हमारे टीचर, जो भी टीचर से आप पढ़े या मैंने भी बचपन में जब पढ़ा था 9th-10th में, कि इसका फॉर्म होता ही नहीं है, इसका रिजल्ट आता ही नहीं है ना, इसका रिजल्ट आता ही नहीं है। अब भाई मार्केट में इसका नंबर एग्जिस्ट कर सके, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करे, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया गया मार्केट में। जो लाया है ना, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इनका नाम यूलर्स था, ठीक है। यूलर ने ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही डिटेल में लाया मार्केट में। उनके लाने से आज ये भी मार्केट में एग्जिस्ट करना चालू हो गया। मार्केट में ऐसा कोई है ही नहीं था, एग्जिस्ट नंबर ऐसा मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कोई नहीं जानता था कि इसका वैल्यू कैसे लाया जाए। तभी तो आप 9th-10th तक भी ये नहीं जानते थे। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर क्लासेस में जाएंगे बहुत सारे प्रॉपर्टी जाएगा, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आज आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसका भी वैल्यू आता है। चलिए, कैसे आता है, क्या आता है, वो हम बताएंगे आपको आगे पढ़ सकते। उससे पहले कुछ और सीख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं ये बोलूं कि x² = x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैं रुक रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिए, बनाइए, देखिए क्या आंसर आता है। जब आपका आंसर आ जाए तो उसे प्ले करके देख लेना, आंसर कैरी करवा लेना, मैं आंसर अभी बता रहा हूँ, ओके। आमतौर पर बच्चे लोग क्या करते हैं, जो है ना, x = x² लिखेंगे वो, और यहाँ से एक x, यहाँ से एक x उड़ा देंगे, तो बचेगा क्या, x = 1। और ये अपना आंसर गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। अगर IIT क्वेश्चन आप बनाने के लिए चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसा आंसर लाते हैं तो एकदम गलत। और इस तरह से आपका एक ऑप्शन तो उसमें टैली कर जाएगा 4 ऑप्शन में से, फिर आपका आंसर गलत, है ना। कैसे टैकल करना ये देखिए भाई, ये x² है, ये x है, तो हम क्या किए कि ये जो है अपना LHS में, इसको RHS में उठा के लाए, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से x
को कॉमन निकालिए तो x माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर ये दो फैक्टर बन रहा है। दो फैक्टर बनने का मतलब कि either this one is 0 और this one is 0 और both are 0, ठीक है। तो both are 0, तो अपना फैक्टर के बाद 9 10 में जो है ना फैक्टर थ्योरम, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 हुआ, या x माइनस 1 एक फैक्टर है तो वो भी 0 होगा, या बोथ आर 0, तो हमें बोथ के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या आंसर आया, पहला x इक्वल टू 0 थे, एक आंसर x का 0 आया, दूसरा x का कौन सा वैल्यू आएगा, तो 1 आएगा। तो अपने को इसका वैल्यू 2 निकला, ठीक है, 0 और 1। जो बच्चे के लिए आंसर है 0 और 1 एकदम परफेक्ट है, यानी आप सही सोच रहे हो। और दूसरा जो सिर्फ 1 लाया उसको बेटा थोड़ा सा और है ना माइंड को फास्ट रहना है और टैकल करने के लिए थोड़ा अलग ढंग से सोचना है, क्योंकि भैया आप IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो और आगे निकल रहे हैं हम लोग। अच्छा ये हमने क्यों उठाया, क्योंकि अलजेब्रा है और ये जो x स्क्वायर है y स्क्वायर जो भी है सब इसमें आते हैं, है ना। तो भविष्य में आराम रहेगा इसको सॉल्व करते हुए। अच्छा देखो, अब जब हम लोग कर ही रहे हैं तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, रूट डालते हो ना ऐसा, तब बोलते हो कि सर इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग बाद में देख लेंगे कि भाई ये प्लस माइनस 2 आता है कि नहीं आता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो हमारे जो 9th 10th के टीचर थे उन्होंने एकदम सही बताया था कि इसका मार्केट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब से एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। तो कैसे एग्जिस्ट करता है वो भी देखते हैं। तो देखो तुम क्या करोगे, x इज इक्वल टू फिर से रूट में डालोगे, कहोगे सर अब क्या करें अब हम, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक का आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। डिस्क्रिमिनेंट बेसिस पर हम लोग निर्णय निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन मतलब इसका वैल्यू x की वैल्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसको कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। याद आ ही गया होगा, अगर याद नहीं होगा तो याद आ गया होगा। अब जब ये होता है तो भाई जिस वक्त एक कंडीशन ये जो आता है ना लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ जाता है वैल्यू, तो हमारे टीचर ने बोला था एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, जो भी स्टेट बोर्ड से पढ़ते हो सभी बुक में लिखा होता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मार्केट में ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, है ना। तो भाई हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये छोटा नहीं होना चाहिए, तो अभी जब इसका निकालोगे तो छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग को 9th 10th में सिखाया गया कि इसका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन अब एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करता है अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो जब कभी मार्केट में रूट के अंदर स्क्वायर रूट, चलो वो भी हटाओ, देखो हाँ जो नए बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये देखो, स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 1/2, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 1/3, ये भी सही है। इसको बोलते हैं क्या बताओ, इसको स्क्वायर रूट, इसको क्यूब रूट, तो इसको चलो मैं बताता हूँ 4th रूट, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, है ना। सिमिलरली n लिखा रहेगा, n मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, हाँ हमेशा इंटीजर आना चाहिए, याद रखें इंटीजर में निगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने लिख दिया x, इसको कैसे लिखेंगे x के पावर n। कंडीशन याद हुआ, कंडीशन कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आता है क्या आता है ना, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। 0 पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ कौन आता है, नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, उसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सही है ये, है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख लीजिए। अच्छा ये कैसा है, यहाँ पर तो नहीं कुछ है तो कैसा रहेगा, 2 रहेगा, तो 2 4 6 8, है ना। इवन वाले जब रहते हैं, है ना, इवन वाले कंडीशन के लिए मैं बताने वाला हूँ, है ना। अंदर देखो इवन रूट में निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, और हम लोग उसी के लिए नया चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। -2 अब यहाँ देखो यहाँ पर लगा दिए, है ना, यहाँ पर लगा दिए, तो ये सब पहले एग्जिस्ट नहीं करा था 9th तक, अब एग्जिस्ट करेगा, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर स्क्वायर रूट रहेगा या इवन रूट
उसके लिए बताया हूँ, ठीक है। अब अंदर लिख दो 4, है ना, अंदर लगा दो माइनस, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हमने क्या बताया कि जब भी रूट के अंदर -1 रहे प्रेजेंट, है ना, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। समझना इस बात को, अंडर रूट के अंदर -1 रहता है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। अच्छा, आई यानी इमेजिनरी नंबर, आई मतलब आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, स्टैंड्स फॉर, है ना, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर। अच्छा, आई वो बोलते क्या है जी, है ना, बोलते क्या है, तो उसको आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा, इसका नाम क्या है, आयोटा, है ना, आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड किसको करता है, तो इमेजिनरी नंबर को, परफेक्ट, ठीक है। अब समझना इस बात को, ओके। x इक्वल टू -4 है ये रूट के अंदर, हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख देंगे -1 इंटू 4, क्लियर। अब इसको ऐसे लिख देंगे -1 इंटू √4, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, है ना, ये ऐसे, ये सॉरी इसको 2, अब ये हो जाएगा 2i। अच्छा, तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर √4 का वैल्यू तो +-2 होता है ना, हमारे गुरु जी ने सिखाया था 9th 10th में कि भाई +-2 होता है, तो फिर आपने क्यों ऐसा लिखा, मैं बता देता हूँ, है ना, कि रूट के अंदर कभी माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता था अब तक 9th 10th तक, अब एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो आई आ रहा है, इसका मतलब जो भी अंदर रहेगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है ना, दोनों पॉजिटिव होगा। और भी कंडीशन थोड़ा सा आगे जाने पर हम बताने वाले हैं, रूट का बहुत स्पेशल कंडीशन बताऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ देख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ कौन होगा, √4 का वैल्यू कौन आएगा, +√2 आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये आइंदा आगे से ध्यान देना है ना। इस पर आ जाओ, तो इसका हमें पता चल गया, है ना, x² = -4, तो इसका x की वैल्यू क्या आएगा, 2 है ना। अपने को सीखने का अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला, ये मिला, ये देखो मैंने बॉक्स बना दिया हूँ तुम लोग के लिए, इसको नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा, इसको सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बता दिया हूँ, एक एग्जांपल में ही समझ लो, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके तुम लोग लिख लो। चलो आगे देखते हैं, है ना भाई, हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दिया। इमेजिनरी नंबर मतलब 2i, 4i, 12i, -3i सब होता है इमेजिनरी नंबर, आई लगा ना, आयोटा लगा ना, इमेजिनरी नंबर आया, ठीक है। चलिए, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बेटा, है ना, कॉम्प्लेक्स नाम ही है, उसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, कहा जाता है ना सर क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स से आया था आज एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है सर, आप इसका सोल्यूशन बताओ। जो चीज हार्ड हो जाता है उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हार्ड इनाम का हार्ड है, क्यों, क्योंकि मार्केट में पहले था नहीं, इसलिए इसका हार्ड वाला आया। अब इसको देखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, नाम है कॉम्प्लेक्स। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देखना, देखो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, रियल नंबर के अंदर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, सारे नंबर आते हैं जो हम लोग अब तक जानते थे, 2, -2, -4, -2.2 सब इरेशनल नंबर वगैरह सब। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है ना, तो जब, है ना, एग्जाम्पल पर समझ लो अच्छी तरह से, जब कैसा, तो पहले एक रियल नंबर उठा लिया, अब एक इमेजिनरी नंबर उठा लो, जैसे 3i, मैंने अभी बताया था बहुत सारा इमेजिनरी नंबर जिसमें i लग जाता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वैसे रियल नंबर जिसमें i लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है, देखो इसको 9i लिख दो, इसका वैल्यू हो जाएगा, -9 लिख दो तो इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना, 3i, तो 3i मेरा इस तरह से आया था, -9 का रूट को 3i बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये समझना इस बात को, ये कैसा है, एक रियल, ये कैसा है, इमेजिनरी नंबर। अब दोनों को ना कंबाइन कर रहा हूँ एक ऑपरेटर के साथ, ठीक है, प्लस ऑपरेटर या माइनस ऑपरेटर, हाँ समझना इस बात को। कहोगे सर ऑपरेटर तो और भी 2 बचे हुए हैं अपने पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको क्यों नहीं उपयोग किए, तो भाई ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख भी दिया, तो क्या हो जाएगा, 2/3, 1/i, अब तो एक ही नंबर बचा है, ये भी है ना। भविष्य में मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो सब अपने आप समझ में आने लगेगा, है ना। तो क्या ये समझना, किसी एक ऑपरेटर एग्जांपल में x + yi या a - bi, इस फॉर्मेट में जब भी रहेगा, है ना, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर।
समझ रहे इस बात को, है ना, कि भाई एक ऐसा रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी, आपस में कैसे जुड़ा, हाँ कैसे जुड़ा, ऑपरेटर के साथ, है ना, तो क्या बन गया अपना कॉम्प्लेक्स। अभी हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे याद रखोगे, है ना, व्हेन ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर कंबाइंड विथ, है ना, आर कंबाइंड विथ एन ऑपरेटर, देन ए कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी फॉर्म। क्लियर है, लिख लेना पॉज करके इसको, ठीक है। अब आगे निकल रहा हूँ, एग्जाम्पल बता दिया हूँ, समझना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, दो पार्ट होते हैं। क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। ये देखो, जिसमें आई ना लगा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। हाँ क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। क्लियर, जैसे इसमें नहीं लगा हुआ है तो ये भी रियल पार्ट, इसमें भी नहीं लगा हुआ है तो ये भी रियल पार्ट। और जिसमें आई लगा हुआ है, इसमें आई लगा हुआ है, देखो ये सब सभी में आई लगा हुआ है, ये सभी क्या क्या कहलाएगा बताओ बेटा। ये देखो इसमें आई नहीं लगा तो रियल पार्ट हो गया। अभी तुमको बताया था ना कंबाइंड विथ इमेजिनरी नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। सही है, तो तुम बताओ जल्दी, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, है ना। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। हाँ ध्यान देना, रियल पार्ट को डिनोट कैसे करते हैं, तो आर ई ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हूँ, याद रखना, ये आगे जाके भरने वाला हूँ, फिलअप करने वाला हूँ। यहाँ आई एम, ठीक है, क्या फिलअप करता हूँ उसको भी बताता हूँ, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तो कहानी खत्म हो गया कि हमने क्या क्या बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन बहुत अच्छे तरह हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिसमें से रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। सही है, डिनोट ऐसे करते हैं। यहाँ कुछ फिलअप करने वाला हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। चलो देखो, एक रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, एक नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। सही है, आई से इंटीजर होता है, जेड से भी इंटीजर होता है ना, यही सीखे हम लोग 9th में। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जेड से इंटीजर होता है, लेकिन जेड से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करते हैं। क्या, हाँ समझ रहे हैं इस बात को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, हाँ सिर्फ एक। और सी से क्या करते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, सेट बना देते हैं। जैसे इस आर के बारे में तुमको सेट बनाने के लिए अगर बोलता होगा 9th में, है ना, सीबीएसई वाले को तो ये पढ़ना ही नहीं है, सेट चैप्टर स्टेट बोर्ड वाले को पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आर रियल नंबर का एक सेट बनाना, तो कैसे बनाएंगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है, हाँ सारे नंबर लेता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पर आके खत्म होता है। यहाँ कौन सा ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट, याद रखना तुम, कर्ली ब्रैकेट। हाँ 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो अपने को 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। अब 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, जिसमें से हमने बता ही दिया ये कर्ली ब्रैकेट यूज करना है सेट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक सेट बना रियल नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट हम बना रहे हैं। देखो नेचुरल नंबर का सेट कैसे बनाओगे, तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, 1 से, तो 1 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सही है ये। चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले, इस पर टाइम की वेस्टेज है। हमने बताया जेड यानी इंटीजर, लेकिन हमने बताया जेड को अब से यूज करना है ना, 11th 12th में। काहे में यूज करेंगे हम लोग, और काहे में यूज करेंगे तो बता देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या, सिर्फ एक, ठीक है। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जेड किसको डिनोट करेगा, है ना, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्लियर, हमें लगता है इसमें कोई डाउट होगा। सी एक सेट बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो सकता है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z5 भी हो सकता है ना। तो ऐसा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट। क्लियर, सेट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। अब बताओ ये क्या है, तुमको अभी बताया था ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या लिखें, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन था, Z2, ये कौन था, Z6, है ना। तो इसको यहाँ पर Z2 लिख देंगे। रियल पार्ट ऑफ Z2 बताओ कौन है, X। आंसर निकला कि नहीं निकला, दोनों कोई ऐसा बोलेगा रियल पार्ट ऑफ Z6, तो Z6 कौन हुआ, देखो ये Z2 था, ये Z6 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 6, इसका Z6 का रियल पार्ट कौन है बताओ जल्दी, ए। आंसर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z6, बताओ इमेजिनरी पार्ट इसमें से Z6 का, Z6 ये वाला हुआ, इसका इमेजिनरी पार्ट B है, हाँ B है। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, B। एकदम गलत, गलत क्यों, देखो हमने, हाँ देखा ना पर ये माइनस है, इसलिए ये माइनस B लेगा। जब हम लोग करते हैं ना A + BI, इसका बेसिक फॉर्मेट है,
और अगर इसमें a माइनस बी आ गया, ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे a प्लस माइनस बी आए, इसलिए इसका आंसर माइनस बी आएगा। बहुत माइनर मिस्टेक इसमें हो जाता है कभी कभी हम लोग से जब बड़े क्वेश्चन को डील करते हैं, और मान लीजिए आपको चैप्टर अच्छी तरह से आता है, फिर भी कभी कभी हमारा माइंड है ना ये सब चीज पर चुप जाती है, उसी वक्त ये ध्यान देने का। ठीक है, तो मुझे लगता है इमेजिनरी पार्ट अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और जेड किसको डिनोट करता है, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, अदरवाइज जेड इंटीजर को ही डिनोट करता है ना। और दूसरा सी किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं।